नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें और साथ में घंटी भी बजा देंगे तो आपको खबर मिल जाएगी कब नया वीडियो आया और कब नया लाइव आ रहा है। इस वक्त मेरे साथ हैं एक बहुत ही जानकार, जाने पहचाने और दिलचस्प मेहमान। मेरे साथ हैं अनिल सिंघवी साहब। अनिल सिंघवी साहब को जो लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड को फॉलो करते हैं वो उनके लिए किसी तरह के परिचय की दरकार नहीं है। वो तमाम बड़ी कंपनियां चला चुके हैं। गुजरात अंबुजा सीमेंट चलाते थे, डील्स एंड मर्जर्स के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं और इकोनॉमी पे जैसी नजर वो रखते हैं, नजर तो बहुत से लोग रखते होंगे, लेकिन जिस तरह टिप्पणी करते हैं, जिस तरह उसको एनालाइज करते हैं, वो बहुत दुर्लभ है। और इसी तरह वो शेयर मार्केट, इससे जुड़ी हुई चीजें, इन्वेस्टमेंट, इन सब चीजों पर टिप्पणी करते हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आलोक अड्डा पर और धन्यवाद आपने वक्त निकाला इस मौके पर। आपसे मैं समझना चाह रहा हूँ, ये विकट समय है जिस वक्त पूरी दुनिया, पूरा देश ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा है। ऐसे में मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ये कोरोना काल जिसे हम कह रहे हैं, यहाँ तक कि थॉमस फ्रीडमैन ने कह दिया है कि अब दुनिया दो हिस्सों में बांट के देखी जाएगी, बिफोर कोरोना एंड आफ्टर कोरोना। इस परिस्थिति में जो चल रहा है उसको आप कैसे देख रहे हैं? इस वक्त सबसे बड़ी चिंता क्या है आपके मन अ, पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपके शो पे मुझे आमंत्रित करने का। सबसे बड़ा मुद्दा मुझे आज जो अपने देश के लिए लग रहा है वो है कि हमारी इकोनॉमी जो पिछले करीब-करीब 2 से ढाई महीने जो लॉकडाउन रहा है, तो इकोनॉमी पे जो उसका एक बहुत बड़ा असर हुआ है। हमारी इकोनॉमी इस हाल में नहीं थी कि इतना बड़ा लॉकडाउन बोझ ले पाए। तो उस सिचुएशन के हिसाब से ये देखना होगा कि हम इकोनॉमी को वापस कैसे लेके आते हैं, बिकॉज आप देखिए कि इकोनॉमी के साथ सारी व्यवस्था जुड़ी हुई है। हम इसे अलग तरह से देख सकते हैं। हमारे काफी बार इन चीजों पे हमारा जो जो दिमाग रहता है देश का, वो पॉलिटिक्स पे ज्यादा रहता है, पर अभी मुझे आप लगता है कि आज के दिन पे पॉलिटिक्स को एक बिल्कुल दूर रख के इकोनॉमी पे नजर रखनी चाहिए। तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए इकोनॉमी का है और रिपेयरिंग ऑफ द इकोनॉमी का है कि इसको वापस रिपेयर कितनी जल्दी किया जाए। रिपेयर होगी और कितनी जल्दी होगी इसके ऊपर काम करना चाहिए। में? जी, तो आज तो देश आप की सारी नजर और मैं इसमें एक अलग एक चाहूंगा कि हम बहुत बार होता है कि हम सिर्फ सरकार पे निर्भर करते हैं हर चीज के ऊपर कि सरकार क्या निर्णय करेगी। मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर इस बार बहुत चुप रहा है। कुछ मैंने कहीं सुना भी नहीं उनसे कि उनकी क्या तैयारी है इस चीज को लेके। अपनी कंपनीज और अपनी फैक्ट्रीज को तो संभालेंगे, उसमें बहुत बड़ा काम भी है, पर सोसाइटी के लिए और बाकी चीजों के लिए क्या उनकी इस चीज की उन्होंने क्या तैयारी की है, वो अभी तक मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। तो वो एक देखने का मुद्दा होगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो प्राइवेट सेक्टर का इतना बड़ा है कि उन्हें वापस अपना काम करके दिखाना होगा कि हम देश को आगे ले जा सकते कि वो अपनी फैक्ट्री, अपने कारखाने चलाएंगे तो स्वाभाविक है, हर आदमी अपनी अपनी दुकान खोलेगा, लेकिन उसके बाहर वो क्या मदद करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे करेंगे? और शंका तो सबसे बड़ी सर ये उठ रही है कि एम्प्लॉयमेंट लॉस होगा। बड़े पैमाने पर लोग आंकड़े ला रहे हैं कि भारी हर सेक्टर में बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां जा रही हैं, जा चुकी हैं या आगे जाके और जाने वाली हैं। ऐसे में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की आपको गुंजाइश दिख रही है? हैं। अब जी देखिए, हमारा देश है वो मुझे लगता है तीन क्षेत्रों में बटा हुआ है। एक है हमारी कृषि, दूसरा है कंस्ट्रक्शन और तीसरा है सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसके साथ में जुड़ा हुआ जो। तो अगर आप कृषि का देखें तो अगर मौसम ठीक है तो हमें इस साल उतना काम करना पड़ेगा कृषि के लिए और उतनी मदद करनी पड़ेगी सरकारों को और लोकल स्टेट गवर्नमेंट्स को कि हम कृषि के ऊपर बहुत सारी चीजों पे काम करें और बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट वहां जनरेट करें। जो माइग्रेटिंग लेबर है वो जो शहरों में चला आया था वो इसलिए चला आया था कि खेतों पे काम नहीं था और खेतों के ऊपर जो काम करते थे उधारियां बहुत होती थी। हमने सारी बात की जो जो कॉर्पोरेट सेक्टर मांग कर रहा है या जो आरबीआई ने मांग की। मैंने आरबीआई के गवर्नर साहब का एक शब्द नहीं सुना कि कृषि के लिए क्या काम हुआ है, कि एग्रीकल्चर के लिए क्या काम हुआ है, कि बैंकों को जो भारत सरकार की बैंक है, प्राइवेट सेक्टर की बैंक वो कृषि के लिए क्या काम करेंगे। क्यों नहीं वो उतना एक मेरे लगता है कि एक 5 साल का ऋण दे सकते हैं। क्रॉप टू क्रॉप क्यों और लेना चाहते हैं, नहीं हो सकता है फार्मर के लिए फॉर हिम टू रियली नाउ वर्क बैक और अपनी कृषि की जो आय है उसको बढ़ाने पे काम करें।
तो कहीं मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे मुझे जो आज तक समझ में आया है कि जो कृषि में और कंस्ट्रक्शन में जितना लेबर फोर्स हमारा काम करता है उतना लेबर फोर्स कोई चीज में कहीं काम नहीं करता। तो इन दो मुद्दों पे अगर हम बहुत काम करें तो मुझे लगता है कि जो एम्प्लॉयमेंट की जो इतनी प्रॉब्लम चल रही है वो काफी हद तक सुधर सकती है। जी। अब क्योंकि आपने माइग्रेंट लेबर का जिक्र कर दिया है, मैं उस पर थोड़ा बाद में आता, लेकिन मैं सोच रहा हूँ बात कर ही लूं। माइग्रेंट लेबर को लेकर एक तो आपने समस्या का समाधान ही सुझा दिया करीब करीब कि अगर हम खेती पर जोर दें, कृषि पर जोर दे सरकार, और रिजर्व बैंक का आपने जिक्र किया कि उन्होंने नाम नहीं लिया है, तो शायद अगर लोगों के पास कृषि में रोजगार पैदा हो जाए, वो गांव में जो लोग गए हैं, तो वहां उनको बहुत से लोगों को काम मिल जाए। मनरेगा में कोशिश भी की गई है कि दिन भी बढ़ाए गए हैं, और कुछ उसमें जो रोजगार जो पैसा मिलता है वो भी बढ़ाया गया है। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो ये माइग्रेंट लेबर इस वक्त परेशान होकर बड़े शहर छोड़कर अपने अपने गांव की तरफ भागा है, अब ये वापस लौटने की इच्छा नहीं रखेगा? अब अगर बहुत बड़ी मुसीबत गांव में नहीं आ गई तो ये वापस आने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। आलोक जी, जो मैंने पिछले करीब करीब 40 साल में अपने खुद के करियर में, इंडस्ट्रियल करियर में देखा है, माइग्रेटिंग लेबर का सबसे बड़ा काम ये है कि वो जहाँ थोड़ी आय होती है वहां जाता है। ये नहीं कि गांव में उसके पास में पहले आय नहीं थी, आय के स्रोत नहीं थे, पर आय शहरों में ज्यादा थी तो शहरों में आया। आपने कहा कि माइग्रेंट लेबर भाग के गया है, जनाब भाग के नहीं गया है, वो शायद पैदल गया है और कछुए की चाल से गया है, क्योंकि वो पहले यहाँ देख रहा था कि यहाँ कुछ मिल जाए, कुछ काम हो जाए। जब 2 महीने कुछ काम नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला, तो वो पैदल चल के गया। आज इस गति पे आ गए हैं, देश इस गति पे आ गया है कि हम सब बात कर रहे हैं माइग्रेटिंग और माइग्रेशन और माइग्रेटिंग लेबर की। मैं बोलता हूँ वो भी एक भारतीय है। हम उसे उस नजर से देखें कि उस इंसान की क्या क्या पीड़ा रही और क्या मुसीबत हुई। अगर उसको हम ना जाने देते, उसको यहाँ पे रोजगार थोड़ा और मिल जाता और इतना सीवियर लॉकडाउन नहीं करते। तो मैं उस मुद्दे पर आऊंगा कि जो हमारा लॉकडाउन हुआ है, वो लॉकडाउन इतना बड़ा हमने लॉकडाउन कर लिया कि पूरे देश को हमने एक ताला लगा दिया। क्या ये वायरस के क्योर था? नहीं, हमने इसको क्योर माना। हमने चालू किया था, इसको माना कि 15 दिन अगर हम लॉकडाउन करेंगे, अगर आप देखें जो पहले 15 दिन या 21 दिन का जो काम हुआ था कि 21 दिन में बिल्कुल वायरस आएगा, वो हमारी ना थी। वो बिल्कुल मुझे लगता है कि बिल्कुल बराबर से काम नहीं हुआ। अगर उसको हम पहले से सामने रखते काम करते तो शायद इतनी बड़ी मुश्किल में न इंडस्ट्री आती, न माइग्रेटिंग लेबर आता, न देश का वो आदमी आता जो 1000, 1200, 1500 किलोमीटर चल के गया। वो लड़की की कहानी देखे जो अपने साइकिल पे अपने पिता को लेके गई। ये सब बहुत ज्यादा हमने उनके साथ में ज्यादती की है। पर जो हो गया वो हो गया। अब आगे हमें क्या करना है? आगे एक ही चीज करनी है, यही माइग्रेटिंग लेबर वापस शहरों में आएगा, वापस अपने स्रोत को बढ़ाने के लिए आएगा। अब वो 1 महीने में आए या 2 महीने में आए, वो देखने वाली बात है। पर चूंकि ये लेके आते हैं लोग वापस, देयर आर लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं, उनका ये फर्ज बनेगा और उनको ये काम करना चाहिए कि उनको वापस लेके आए। क्योंकि जब तक शहरों में ये लोग वापस नहीं आएंगे और जब तक इंडस्ट्रीज में वापस नहीं आएंगे, हमारा शहर नहीं चलेगा, हमारी इंडस्ट्रीज नहीं चलेगी। तो इनका योगदान आज पहली बार देश को समझ में आया है कि माइग्रेटिंग लेबर का जो योगदान है इस देश की गति के लिए, वो बहुत ही बड़ा था, पर हमने वो समझा नहीं उस समय। पर आज भी अगर हम समझें उसको तो काफी हद तक हमारी मुश्किलें हल हो सकती हैं। आपने कहा लॉकडाउन बहुत स्ट्रिंजेंट तरीके से लागू कर दिया गया, और एक सरकार की तरफ से ये गफलत हुई और बल्कि समाज की तरफ से मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सोच रहे थे कि हाँ, लॉकडाउन बहुत स्ट्रिक्टली एनफोर्स होना चाहिए क्योंकि बीमारी फैलती है। लेकिन जो बात आपने साथ में कही दूसरी, वो मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लॉकडाउन लगा तो दिया गया, लेकिन लॉकडाउन तो इलाज नहीं था। लॉकडाउन लगना एक इमरजेंसी भी थी, मुसीबत थी, उस वक्त तुरंत लगाया जाना था। लेकिन लगाने के साथ ही ये लॉकडाउन कैसे खुलेगा, कब खुलेगा और हम क्या क्या करेंगे, इसकी तैयारी कहीं की गई, आज भी की जा रही है, ऐसा लग रहा है आपको? बहुत हद तक नहीं की जा रही है। अब वो डेस्परेशन के मेजर्स हैं कि भाई ये मुश्किल वाला काम आ गया, अब पॉलिटिकल मुद्दा हो गया। जो एक सामाजिक मुद्दा होना चाहिए था, जो एक आम आदमी के लिए मुद्दा होना चाहिए था, उसमें राजनीति घुस आई है। तो राजनीति के हिसाब से जो काम हो रहा है वो काम हो रहा है, पर जो ग्राउंड लेवल पे जो काम होना चाहिए माइग्रेटिंग लेबर का, वो काम नहीं हुआ। दूसरी बात आलोक जी जो आपने कही कि जो हमने एक बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जो किया था, वो हमने कहीं सोचा था कि ये क्योर है। वो क्योर नहीं था, वो हमारी मेडिकल जो सर्विसेज हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बिल्डअप करने के लिए था। दुनिया भर में लॉकडाउन उसीलिए किया गया कि शायद आपकी क्षमता इतनी नहीं होगी हेल्थ केयर की, कुछ तक पड़ा, क्योंकि ये जो महामारी है
ये बहुत बड़ी प्रोपोर्शन की महामारी है। तो आप आपकी मेडिकल फैसिलिटीज को और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें और उसकी बैंडविड्थ बढ़ाएं। हमने पहले 3-4 हफ्ते सिर्फ ये सोच के निकाल दिए कि 4 हफ्तों में ये महामारी खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी गलती जो हमने की थी वो ये थी कि ये महामारी हमको क्योर समझा था लॉकडाउन को। लॉकडाउन क्योर नहीं था, लॉकडाउन ऑगमेंटेशन ऑफ फैसिलिटीज होना चाहिए था। वो हमने कहीं पे वो मुद्दा बिल्कुल बेफिक्री से निकाल दिया और उसके बाद एक्सटेंड करते चले गए कि अगर एक्सटेंड करेंगे तो शायद ये बढ़ेगी नहीं। पर ये वायरस है, ये सोसाइटी में आ चुका है, के लिए हमें सिर्फ एक ही काम करना है, डिस्टेंसिंग करनी है, पर उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। सिर्फ डिस्टेंसिंग से काम नहीं होगा। तो ये मुद्दा जो है, और आप एक चीज और है आलोक जी, कोई कहीं पे भी सवाल नहीं आया, चूंकि आप भी बॉम्बे में रहते हैं, मैं भी बॉम्बे में रहता हूँ। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि पूरे बॉम्बे शहर में जहाँ सबसे ज्यादा 25,000 के ऊपर केसेस चले गए हैं, वहां पे सिर्फ एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी है पूरी करीब 2 करोड़ लोगों को का स्वास्थ्य का ध्यान रखने की। दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ अ थिंग। तो कहाँ हमारी ये बड़ी चूक ये हो गई कि हमने ये देखा भी नहीं कि मुंबई जैसे शहर में, जो एक सिर्फ शहर नहीं है, वो मेरे लिए एक और दुनिया के लिए एक, जैसे आज लंदन, न्यूयॉर्क और बीजिंग है, वैसा मुंबई है। एक बड़ा कमर्शियल हब है वो, एक सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री का। तो उसकी देश की क्षमता लगानी चाहिए थी, न सिर्फ स्टेट की, पूरी देश की क्षमता होनी चाहिए थी बॉम्बे के अंदर ये काम करने की। पर हमने सिर्फ उसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के भरोसे पे छोड़ दिया। तो वो एक, मुझे लगता है कि इस चीज की जो तैयारी होनी चाहिए थी, जब से हमने लॉकडाउन 20 तारीख की मार्च के आसपास किया था, वो तैयारी में बहुत बड़ी कमी रही और इसलिए आज भी केसेस कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब एक तरफ क्या हो गया, लॉकडाउन जब केसेस बहुत कम थे और अब ये स्थिति पे आ गए 2.5 महीने के बाद में, अब लॉकडाउन खोलना पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबा लॉकडाउन हो गया, जबकि केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये कहीं पे मुझे लगता है कि बड़ी एक विरोधाभास चीज हो रही है। और उल्टे यहाँ तो राजनीति हो रही है बड़े पैमाने पे इस बात पे कि महाराष्ट्र में, मुंबई में इतने केस बढ़ रहे हैं, तो जो लोग सरकार चला रहे हैं वो इस लायक नहीं है कि सरकार चला सकें। इसको कैसे देखते हैं? और बल्कि पूरे भारत की तरफ से देखें अगर आप, सब जगह क्या ये नहीं हो रहा है कि अब लोग खास तौर पे पॉलिटिशियन आश्वस्त हो गए हैं, उन्हें लगता है कि इस पर राजनीति की जा सकती है। शुरू में लग रहा था डरे हुए हैं और वो इस पर राजनीति करने से कतरा रहे हैं। आलोक जी, मैं तो एक ही आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि इंडिया में सबसे पहला केस जनवरी में आ चुका था, आई थिंक 25-26 जनवरी के आसपास, और वो केरला में था। आज आप देखिए कि केरला ने अपना, पहले भी उनका हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा रहा हुआ है, पर उन्होंने जो काम किया केरला ने, जो जनवरी में उनके पास आ गया था, उन्होंने वक्त नहीं गंवाया। हमने मुश्किल ये की थी, बाकी सब जगह पे काफी वक्त गंवा दिया, फरवरी पूरा महीना गंवा दिया और मार्च में भी काफी हद तक गंवा दिया, और फिर ये सोचा कि लॉकडाउन इज द क्योर। पर जहां पे केरला ने काम किया कि हेल्थ सिस्टम को और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करके, जहाँ पे उनकी इतनी बड़ी तादाद में लोग काम करते हैं बाहर विदेशों में, जो केरलाइट्स हैं, वो सब वापस आ रहे थे, तो उन्होंने ये काम किया, उन्होंने रोक के दिखाया। काफी हद तक केरला इस चीज में बहुत बड़ा सक्सेस स्टोरी है, हमें उसकी बात करनी चाहिए, हमें केरला मॉडल की बात करनी चाहिए, ना ओनली देश में पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भी ये बात होनी चाहिए कि केरला ने कितना अच्छा काम किया। तो ये जो राजनीति जो आप बता रहे हैं कि इस शहर ने अच्छा काम नहीं किया या इस स्टेट ने अच्छा काम नहीं किया, उससे निकल करना चाहिए कि किसने अच्छा काम किया और कितना अच्छा काम, और उससे हम क्या सबक सीख सकते हैं, उससे क्या हम अपनी चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। कहीं अच्छा नहीं हो, मुझे भी लगता है आज बॉम्बे को और महाराष्ट्र को केरला मॉडल देखना चाहिए कि केरला ने कितना अच्छा काम किया। हो सके तो वहां से 500,000 नर्सिंग स्टाफ, 500,000 डॉक्टर्स अगर केरला के पास में है स्पेयर में, क्योंकि वो काफी हद तक इस चीज से निपट चुके हैं, उनको बुलाना चाहिए, उनका मॉडल देना चाहिए। और बॉम्बे के लिए मुझे लगता है खड़ा होके कि इसको हम कैसे काबू में जितना जल्दी लाके, उतनी जल्दी इकोनॉमिक रिवाइवल होगी। बॉम्बे तो एक शहर है, एक नर्व सेंटर है पूरे देश का, इकोनॉमिक एक्टिविटी का और माहौल का। हमें सबसे अच्छा काम ये करना पड़ेगा कि माहौल क्रिएट करना पड़ेगा इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए। और जब तक मूड नहीं होगा तब तक वो बिल्कुल एक लंबा पीरियड खिंचता जाएगा। वो मूड को वापस चेंज करना पड़ेगा कि बीमारी अपनी जगह पे है, पर एक लाइफ एंड लाइवलीहुड दोनों चीजें साथ में चलनी चाहिए। लाइफ को प्रोटेक्ट करिए पर लाइवलीहुड को भी प्रोटेक्ट करिए, उसी नजरिए से। और वो बहुत जरूरी होगा हमें इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए। बहुत जल्दी इकोनॉमिक रिवाइवल हो सकता है अगर हम बॉम्बे को निपटने की कोशिश करें जितना जल्दी हो सके। जी, बॉम्बे के बारे में ये सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं, और ये बॉम्बे, आपने सही कहा कि इकोनॉमिक नर्व सेंटर है, एक तो लैंडमार्क भी है और आर्थिक राजधानी भी है इस देश की।
और ये उत्तर प्रदेश से मेरे एक मित्र ने सवाल पूछा, आपने पहले इस बात को की तरफ इशारा किया है, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने कहा साहब 34 लाख करोड़ रुपए की क्षमता वाले लोग इस शहर में रहते हैं, फिर क्या वजह है कि इस शहर के लोग मिलकर ये व्यवस्था नहीं कर पाए, ये भरोसा नहीं जुटा पाए लोगों के मन में कि तुम्हारे रहने खाने का इंतजाम यहाँ हो जाएगा, और लोग उस शहर को छोड़कर इतने डेस्परेट हालात में सड़क पर चले आए कि जैसे आपने कहा कि पैदल चल कर गए हैं, रेंग कर गए हैं, कछुए की गति से गए हैं, लेकिन वो यहाँ से चले गए क्योंकि उन्हें डर था कि यहाँ रहेंगे तो उनके खाने रहने का इंतजाम नहीं होने वाला है। एक सवाल ये है। दूसरा, क्या मुंबई जैसे शहरों के पूरे अस्तित्व पर सवाल नहीं उठ रहा है, जहां एक तरफ धारावी में या दूसरी झोपड़पट्टियों में ये बीमारी बुरी तरह फैल रही है क्योंकि लोग बहुत नजदीक नजदीक रह रहे हैं, उसी तरह कफ परेड और मलाबार हिल की बड़ी इमारतों के रहने वालों के बीच में भी फैल रही है। कहा जा रहा है कि जितना जिस अंदाज में हम लोग रहते हैं एक जगह कंसंट्रेटेड तरीके से, वहां इस तरह की बीमारियां फैलना बहुत आसान है। तो पूरे मॉडल पर ही पुनर्विचार करने की जरूरत दिख रही है। आप आलोक जी बॉम्बे से आप भी उतने ही परिचित हैं जितना मैं हूँ। बॉम्बे की जो प्लानिंग है, अगर कभी कोई चीज की प्लानिंग अगर कहीं हुई हो और जिस जिस जगह की प्लानिंग ना हुई हो, उल्टा रखिए आप ये, तो वो बॉम्बे है। जिस हिसाब से बॉम्बे का पिछले 30-40 सालों में जो ग्रोथ हुआ है, कंप्लीटली अनप्लान, कभी किसी चीज के ऊपर ये काम हुआ ही नहीं कि उसके साथ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, चाहे आप सीवरेज सिस्टम ले लीजिए, वाटर कनेक्शन ले लीजिए, रोड्स ले लीजिए, और इस तरह की महामारी। आज आप धारावी प्लान देखिए, पिछले 25-30 सालों से धारावी प्लान के ऊपर धूल जमी हुई है। किसी ने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ राजनीति और राजनीति की रोटियां सेकी गई हैं। धारावी में आज भी लोग रहते हैं 10 बाई 10 स्क्वायर फुट के घर में 10 लोग रहते हैं। क्या डिस्टेंसिंग कर लेंगे? कहीं पे ये होता है बालकनी में आके ताली बजाए या बालकनी में आके लोटा बजाए, पर उस आदमी के पास में छत नहीं है, कहाँ बालकनी में आके करे। तो मुश्किल ये हो गई हमारे कि आज जो काम होना चाहिए था जो 20-25-30 सालों में, कि हम प्लान सिटीज करें, हम देखें कि ये क्लस्टर्स जो हैं ये कभी महामारी के शिकार हो सकते हैं, और महामारी तो हमेशा होती है। ये तो एक आप सोचिए कि कोविड-19 का एक बड़ा मुद्दा हो गया, पर आप डेंगू, चिकनगुनिया, आप बाकी दूसरी चीजें, मलेरिया वगैरह देख लीजिए, कितनी ज्यादा होती है। कभी उनके आंकड़े नहीं आते, इसलिए शायद ये हमने बॉम्बे में कभी उस चीज के जिक्र नहीं किया। अब ये चूंकि ये अब ड्राइंग रूम्स तक पहुंच गई, चर्चा का विषय हो गया, और वहां पे बीमारियां हो गई, तो हमने इसके ऊपर चर्चा करना चालू कर दी और बातें कर। आज धारावी सबके मुंह पे और जबान पे आ गया। यही धारावी के अंदर बहुत सारे मौतें हुई हैं, चाहे वो डेंगू से ले लीजिए, मलेरिया से ले लीजिए, चिकनगुनिया से ले लीजिए। तो मुश्किल ये है कि हम अपने शहरों को, और पर्टिकुलरली बॉम्बे जैसे शहर को, कभी उस दृष्टि से देखा ही नहीं। हमने डेवलपमेंटल राइट्स के, एफएसआई के कितने, आप सोचिए कितना पैसा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कमाया होगा इन चीजों के ऊपर, पर प्लान नहीं। कहीं पे कोई बहुत बड़ी प्लानिंग करके बॉम्बे का डेवलपमेंट नहीं हुआ, और आज उसी कारण से यही बॉम्बे, यही शहर जिसने इतना सब कुछ दिया देश को, वही मुश्किलों में गिरा हुआ। अब एक सवाल है कि इस वक्त जो हम तो चारों तरफ देख रहे हैं, मुसीबत है, बीमारी का इलाज नहीं निकल रहा है, इकोनॉमी में लॉकडाउन चल रहा है, काम धंधे बंद हैं, तो एक के बाद एक असेसमेंट आ रहे हैं, आंकड़े आ रहे हैं। रिजर्व बैंक ने कह दिया कल के नेगेटिव ग्रोथ हो जाएगी इस साल में, और इससे पहले गोल्डमैन सैक्स कह चुका है, आर्थर लिटिल ने तो 10% के रिसेशन की बात कर दी है। क्या आपको लग रहा है कि इकोनॉमी बहुत भयानक मंदी की तरफ जा रही है? आलोक जी, मैं ये सभी बड़े बड़े नाम आपने गिनाए हैं, बहुत बड़े लोग हैं, पर मुझे लगता है कि काफी ये लोग हकीकत से जुड़े हुए नहीं हैं। पिछली बार कब हुआ था कि जब उन्होंने आंकड़े जो दिए थे हमारे, वो बिल्कुल सही निकले, बहुत नॉर्मल दौरान में सही निकले, उसकी उसकी चर्चा नहीं, क्योंकि वो तो हो जाता है। अब आप इकोनॉमी 5 होगी या 6 होगी या 6.5 होगी, वो तो हम सभी 2-3% के मध्यांतर में काम कर सकते हैं। पर आज के दिन पे, क्योंकि ये जो सिचुएशन आज जो खड़ी हुई है, इनके इसका कोई पहले कोई उदाहरण नहीं है, तो ये जो भी आंकड़े हैं, मुझे नहीं लगता कि वो आंकड़े सही होंगे। दो चीज मुझे लगता है जो करनी चाहिए, जो रिजर्व बैंक ने बताया है कि यस हमारी नेगेटिव ग्रोथ होगी, पर नेगेटिव ग्रोथ क्या -10% होगी? मतलब हम इतने पहले भी हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी जबरदस्त नहीं चल रही थी, तो जो एक मैं हमेशा सोचता हूँ कि एक बेयर बॉटम मिनिमम होता है हमारी इकोनॉमी का, उसके नीचे हम नहीं जा सकते। तो हम करीब करीब 4% तक पहले आ चुके थे उसके दौरान। अब ये 2-2.5 महीने का जो हमारा लॉकडाउन हो गया, इसके कारण जो थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट होगा, पर यही चीज हम उसको बहुत जल्दी से सुधार सकते हैं। तो 2 क्वार्टर मुझे लगता है काफी मुश्किल होंगे,
अप्रैल से जून वाला और जुलाई से सितंबर वाला। पर उसमें अगर हमारा मॉनसून अच्छा होता है और एक हम वापस माइग्रेंट वर्क को कैसे भी करके उनको समझ के उनकी उनकी मुश्किलों को हल करते वापस लेके आते हैं, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कैन प्ले अ बिग रोल। और गवर्नमेंट का थोड़ा सा पैसा पंप प्राइमिंग में जाना चाहिए, वहां वो मैंने कहीं नहीं देखा। अभी सिर्फ बाम लगाने का छोटा हुआ है, पर एक बड़ा मुद्दा है कि पंप प्राइमिंग करके आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, चाहे आपका खुद का हो या प्राइवेट सेक्टर, उसमें आप पैसा लगाइए, उसके अंदर रिटर्न भी मिलेगा और उसके साथ बहुत बड़ा रोजगार मिलेगा और डिमांड रिवाइवल होगी। अगर ये दो काम हम कर लेते हैं अगले 2 क्वार्टर में, तो मुझे लगता है दिसंबर और मार्च के क्वार्टर के अंदर पॉजिटिव जीडीपी आ सकती है। तो आपका कहना है कि सरकार को कुछ करना है, जो पंप प्राइमिंग जिसको आप कह रहे हैं, पंप प्राइमिंग असल में जिन लोगों ने पंप चलाए हैं उनको पता होगा, पंप में अगर पानी नहीं है तो उसमें ऊपर से थोड़ा पानी डालना पड़ता है, उसके बाद वो पंप नीचे का पानी पकड़ के खींचता है। तो सिंघवी साहब यही कह रहे हैं कि सरकार अपनी तरफ से इस इंडस्ट्री में कुछ पैसा डाले, उनको मदद करे ताकि वो रफ्तार पकड़ सकें। एक बार वो रफ्तार पकड़ लेंगे तो फिर वो पैसा बनाना और पैसा आगे बढ़ाना शुरू करेंगे। लेकिन सिंघवी साहब, आपने कंस्ट्रक्शन की बात कही और ऐसा लगता है अब जो परिस्थिति है इसमें रियल एस्टेट तो बहुत बड़ी मुसीबत में आने वाला है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में डिमांड कहाँ रहेगी जिसके लिए ये लोग नई चीजें बनाएंगे? देखिए सर, इसका नाम है रियल। तो जो नाम आपने बताया है कि वो रियल एस्टेट है, तो वो रियल ही है, वो अनरियल नहीं है। सबसे पहला मुद्दा तो ये देखिए कि वो रियल है। आदमी को छत की जरूरत होती है, वो छत की जरूरत कहीं नहीं जा सकती। और इंडिया के अंदर तो अगर आप देखें, सबसे बड़ा मैंने सीमेंट का तजुर्बा लिया है कि 2 खर्चे एक इंसान की बैलेंस शीट पे सबसे बड़े होते हैं। हमारे यहाँ अभी भी प्रचलित है शादी ब्याह का खर्चा, और दूसरा खर्चा है घर का खर्चा। और इंसान अपनी पूरी सभी चीजों का जुगाड़ करके ये 2 खर्चों बहुत बहुत कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। जब भी मुश्किल होती है तो भी अपनी लड़की की शादी के ऊपर 2 पैसा ज्यादा खर्च करके शादी करेगा, और उतना ही काम करता है अपने घर बनाने के लिए, क्योंकि ये है कि उसका एस्पिरेशन लेवल है। तो जो रियल एस्टेट की बात है, हम जो देखते हैं कि ज्यादा करके हम बड़े शहरों में रियल एस्टेट को देख के काम कर लेते हैं कि नहीं इसमें तो बिल्कुल नहीं। वो एक इन्वेस्टमेंट के नजरिए से कि मेरे घर की, आप छोटे गांव में जाके पूछो उसको तेरे घर की कीमत क्या है, उसको पता ही नहीं घर की कीमत। वो घर है, उसकी कीमत कैसे होगी? ये तो हो गया कि घर के सामान की कीमत क्या, कोई नहीं बताता। पर हमने उस मुद्दे को एक इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखना चालू किया कि जो 5 करोड़ का घर था अब 3 करोड़ में बिक रहा है। वो इन्वेस्टमेंट की दृष्टि है, वो आदमी के घर के रहने की दृष्टि नहीं। कोई भी आदमी अगर घर को घर समझता है, उसको वैल्यूएशन और मूल्यांकन नहीं करता है। दूसरी बात अफोर्डेबल हाउसिंग की, आप ये देखिए कि इस देश के पास में सबसे बड़ी जो चुनौती आज है कि हम वो अफोर्डेबल हाउसिंग के हिसाब से अगर लैंड बैंक को थोड़ा सा हाथ अपना ढीला कर लें और थोड़े से जो हमारे जो कॉस्ट लगती है सारे अप्रूवल्स की, परमिशंस की, उसको थोड़ा कर ले। अब कोई अप्रूवल की आपको जरूरत नहीं, आपका एक अच्छा प्लान है और वो प्लान के अंदर इस महामारी को लेके जो काम हुआ है कि डेंसिटी आप कम करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करिए, हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, सारा काम फ्री में है। चूंकि आप सारा काम कर लेते हैं, रेरा के अंदर काफी कंट्रोल्स हैं, वो आप अगर आप काम कर लेते हैं कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा फॉर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। क्योंकि जो काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करने में जो आप कामयाब नहीं रही, वही अगर प्राइवेट सेक्टर अपने घर बनाने में अगर कामयाब रहता है, तो वो आप एक आदमी की तो वही चीज ज्यादा जरूरी है। तो मुझे लगता है कि जो आप रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं कि बिल्कुल 20%, एक दीपक पारिक साहब ने भी बताया था कि 20% से 25% तक दाम कम हो जाएंगे। मुझे लगता है शायद वो नहीं होगा। 20 से 25% दाम जो पहले चूंकि 20-25% गिर चुके थे, मैं बॉम्बे का आपको उदाहरण देना चाहूंगा, नहीं होगा। क्योंकि आज के दिन पे एक आदमी के पास अगर खरीदने की ताकत है तो ताकत कहीं गई नहीं। पिछले 2-2.5 महीने से अगर वो बेरोजगार नहीं हुआ, ये आप मान के चलिए, हाँ उसके धंधे में शायद कोई ऊपर नीचे हुआ होगा, वो शायद धंधे में जब वापस आएगा, पर अगर उसको घर खरीदने के लिए उसके मन में एक आध घर खरीदने का काम था, 4 महीने 6 महीने पोस्टपोन हो सकता है, वो किल नहीं होगा। और उसके लिए अगर इंसेंटिव हो जाए, होम फाइनेंसिंग हो जाए, डेवलपर फाइनेंसिंग हो जाए, एक आप, बिकॉज ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा, मैंने पहले भी आपको बताया, बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर, और इसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट है, जो एक साइकिल चालू होती है विच इज ए वर्चुअस साइकिल, इंडस्ट्री कैन बी ए मल्टीप्लायर ऑन दैट, और वर्चुअस साइकिल चालू हो सकती है। तो एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन अगर 2 पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट काम करे, तो मुझे नहीं लगता हमारी इकोनॉमी के अंदर इतनी बड़ी विपदा रह सकती है बहुत समय के। तो आपका कहना है कि बड़ा फोकस
कृषि पर और कंस्ट्रक्शन पर होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ अपना अपना कारोबार नहीं चलाते हैं, इनसे जुड़े हुई बहुत सारी एक्टिविटी शुरू हो जाती है। यानी एक को काम मिलता है तो उसके साथ 10 लोगों को काम अपने आप मिलता चला जाता है। ये फोकस करने की जरूरत है। रियल को आपने कहा, रियल स्टेट है। मैं क्योंकि अब आपसे बात कर रहा हूं, हालांकि वक्त बहुत ले लिया मैंने, लेकिन फिर भी मैं 2 सवाल और पूछूंगा। एक अनरियल जिसे कहते हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, उसके बारे में क्या विचार है? इस वक्त कुछ लोग कह रहे हैं भाई बिल्कुल नहीं, हाथ मत लगाओ, दूर रहो, सोना खरीद लो और बिस्तर के नीचे दबा दो। और दूसरे लोग कह रहे हैं मौका मिल गया है, बढ़िया है, शानदार है, घर का सब कुछ बेच के लगा दो। आपको क्या दिख रहा है? कोई एक बैलेंस व्यू भी होगा, और कहाँ अपॉर्चुनिटी दिख रही है? देखिए, इन्वेस्टमेंट का पहलू जैसे है, जैसे आपने पहले रियल एस्टेट की बात की, तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की थियरी के हिसाब से और या तो रेंटल यील्ड के हिसाब से बहुत बड़ा मुद्दा मेरे हिसाब से अब नहीं रहा है इस देश के अंदर। रेंटल यील्ड्स कम हो गए और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रियल एस्टेट मुझे नहीं लगता है। हाँ, तो एक्चुअल यूजर होने चाहिए, जो एक्चुअल यूजर हैं वो उसी को लेंगे, वो रेंट की जगह ईएमआई पे करेंगे। तो मुझे लगता है रियल एस्टेट इज फॉर द एक्चुअल यूजर एंड नॉट इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टमेंट आपके पास में थोड़ा पैसा है तो उपाय हैं आपके पास में, आप सोना खरीद लीजिए या तो आप फिक्स इनकम प्रोडक्ट खरीद लीजिए या इक्विटी। तो आपके पास में अगर वो थोड़ा सा रिस्क टेकिंग एबिलिटी है कि आप एक रिस्क ले सकते हैं, तो इक्विटी भी आज भी ग्रोथ है। सोने में ग्रोथ होगी या नहीं होगी पर सेफ है, आप दोनों खुश हैं, बीवी भी खुश है, मियाँ बीवी खुश है, वो वाला सोना हो गया। फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से कि भाई आपको एक हर महीने एक चेक आता रहे बैंकों से, तो फिक्स डिपॉजिट है। आपको ग्रोथ चाहिए आपके पैसे की, तो इक्विटी है। इक्विटी रिस्क बेयरिंग है, इक्विटी के अंदर अगले 2-3-4 क्वार्टर आपको थोड़े रिस्क ज्यादा लेनी पड़े, पर रिस्क के हिसाब से साथ में रिटर्न भी है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो आज जिसे इक्विटी की दृष्टि से बहुत देखा जाता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, तो आज वो फेवरेबल है, क्योंकि रिस्क जो है वो कम है और रिवॉर्ड काफी ज्यादा है। पर उसके लिए आज लिया और कल सुबह उसने आपने उसका दाम का नहीं बढ़ा, वो शायद आपकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। पर आप एक अच्छी चीज है उसको लेके आप 1 साल या 2 साल के लिए वेट करना चाहें, काफी हद तक आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। तो आप जो अच्छी चीज कह रहे हैं, तो क्या कोई अच्छी चीज आप ऐसी बता सकते हैं? कौन से सेक्टर्स होंगे जो अब इस मुसीबत के बाद तेज चलेंगे, जहां दिमाग लगाना चाहिए? आलोक जी, मैं उतना इक्विटी का नहीं रोजमर्रा के हिसाब से नहीं नहीं, काम कोई करता बात हूं, पर नहीं। आपने जब हाँ सवाल जी। पूछा है तो उसका एक संक्षेप में उत्तर देना चाहूंगा कि 2-3-4 इस तरह के सेक्टर्स हैं जो मुझे आज सेफ, सिक्योर और ग्रोथ ओरिएंटेड लगते हैं। फार्मा इंडस्ट्री का ले लीजिए, ग्लोबली एंड लोकली दोनों में काफी काम होगा। आईटी इंडस्ट्री का चूंकि रुपया आज 75 है, आईटी के कॉन्ट्रैक्ट्स रहेंगे, दुनिया भर को डिजिटल की जरूरत है और भी ज्यादा है, वर्क फ्रॉम होम है, तो हर चीज के अंदर आईटी का पहलू बड़ा बड़ा निकल के आया हुआ है, तो उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तीसरा, जो भी कृषि से रिलेटेड इश्यूज हैं, जो एग्रीकल्चर के हैं, चाहे फर्टिलाइजर ले लीजिए, सीड कंपनी ले लीजिए और कुछ ले लीजिए, शायद वो काफी काफी हद तक सेफ एंड सिक्योर बैठ रहेगी। और चौथा मुद्दा मुझे लगता है कि अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का काम ठीक होता हो तो शायद जो जो इंडस्ट्री मैंने ठीक ठाक देखी है वो सीमेंट हो सकती है। अच्छा, अब एक और आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, क्योंकि पूछने को मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन वक्त की एक सीमा आपके पास भी है, दूसरे काम करने होंगे। ये जो सरकार की तरफ से अभी तक ऐलान हुए हैं, 20,95,000 करोड़ का पैकेज आ गया, 21 लाख करोड़ का लगभग। ये पैकेज आपको कैसा दिख रहा है? इसमें 21 लाख करोड़ है या कम है? बहुत से लोग इसको बहुत कम बता रहे हैं। आलोक जी, थोड़ा सा माफी चाहूंगा, माफी पर गणित में हमेशा थोड़ा कमजोर रहा हूँ, तो ये मुझे गणित समझ में नहीं आई कि ये कैसे किस जोड़ से 21 लाख करोड़ होता है। 21 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अगर वो होता था तो शायद हमें इतनी मुश्किलें नहीं होती। और उसका मुझे सिर्फ एक ये बता दें कि 21 लाख करोड़ अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो आएगा कहाँ से, अगर वो बता दें तो मेरे गणित ठीक हो जाएगी। तो मुझे एक तरफ की गणित कभी समझ में नहीं आती, इसलिए शायद मेरा अभी तक और मैं बैलेंस शीट में बिलीव करता हूँ, तो एसेट है वहाँ लायबिलिटी भी होनी चाहिए। तो शायद अगर वो पता चल जाए कहाँ से, तो मेरी मुश्किलें हल हो जाएगी। तब तक मेरे लिए शायद ये एक थोड़ी पेचीदा कहानी रहेगी। तो इस सवाल का जवाब तो जब वित्त मंत्री से पूछा गया कि ये पैसा आएगा कहाँ से, उन्होंने कहा कि ये समय ये पूछने का नहीं है कि ये पैसा आएगा कहाँ से। इस समय तो आप सिर्फ ये पूछिए कि ये पैसा सही आदमी के हाथ में जा रहा है कि नहीं। इस जवाब से आपको कुछ मदद मिलती है? नहीं, क्योंकि जब तक मुझे मेरे आय का स्रोत नहीं पता चलता, मैं कोई नहीं करता हूँ, तो मुझे लगता है कि सरकार भी उतनी ही जवाबदार होगी जितनी मैं अपने
स्वयं के लिए जवाबदार हूँ। तो मुझे इस चीज का एक अब जब बजट प्रस्तुत करते हैं तब भी यही सवाल होता है कि भाई हम इतना ये काम करेंगे, इसके सामने हमारी आय ये होगी। तो हर चीज का आय और जो खर्चा है वो तो दोनों साथ चलता है, वो एक चले या दूसरा ना चले वो नहीं होगा। अगर आप कहना भी चाहें कि आप पूरे इसको मोनेटाइज करें, उसका एक ये भी काम होता है कि ये सारा खर्चा हम जो कर रहे हैं मोनेटाइज कर लेंगे, उसकी एक और पहलू भी होता है और उसका एक निष्कर्ष भी निकलेगा। पर जब तक वो नहीं पता चलेगा आप इसको लेंगे कहाँ से और मोनेटाइज करेंगे तो मोनेटाइज करने का आगे उसका नतीजा क्या निकलेगा, तो एक पहेली रहेगी वो। आज मेरे हिसाब से, मेरे लिए तो वो पहेली है, अब तक नहीं समझ पाया, जितनी मेरी क्षमता है उसके हिसाब से अब तक नहीं समझ पाया। जी, तो एक और चीज मैं पूछ लूं कि ज्यादा सलाह ये आ रही है, बहुत सारे लोग सुझाव दे रहे हैं कि सरकार को ये जो तरीके बताए उन्होंने कि हम इनको कर्जा दे देंगे, इनको लोन दे देंगे, तो आमतौर पे जो बड़ा पैकेज है इसमें बहुत बड़ा हिस्सा तरह तरह के लोन देने का है। उसके बजाय लोगों का सुझाव है कि सीधे लोगों की जेब में पैसा डाला जाना चाहिए। उस पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं? मुझे लगता है दोनों जरूरी था आलोक जी। अगर आप देखें तो लोन जो देना है वो एमएसएमई के लिए जो काम हुआ है, पर बैंकों को लोन देना चाहिए क्योंकि वो गारंटीड लोन है, वो सरकार लोन नहीं दे रही, वो बैंकों को लोन देना है। और वो अगर लोन का भरपाई नहीं होती है तो शायद सरकार बैंकों को वो पैसा देगी। काफी मुझे लगता है बैंकों का मन में ये होगा कि हम जाके सरकार से पैसा कैसे लेके आएंगे, क्योंकि हमने वो पैसा रिकवर नहीं किया तो हमारी कहीं भूल हुई होगी और सरकार बोलेगी आपकी भूल थी इसलिए आप भी उसके जवाबदार हो। तो वहां मुझे लगता है काफी अड़चने आएगी। और दूसरा मुद्दा जो है कि एक डायरेक्ट पैसा जो जाना चाहिए था, जो सबसे हमारे बॉटम ऑफ पिरामिड पे जो लोग हैं उनको उनको वो लोन लेने की क्षमता में नहीं है। उनके जेब में पैसा जाने से काफी हद तक डिमांड रिवाइवल होती, और डिमांड रिवाइवल होती तो एक वर्चुअस साइकिल चालू होता। जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं पे हमें एक स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये इकोनॉमी को एक पूरा चरखा है, बहुत बड़ा व्हील, जायंट व्हील है। इस जायंट व्हील को हमें वापस चलाना पड़ेगा और वापस चलाने के लिए थोड़ा ग्रीजिंग तो करना ही पड़ेगा। वो ग्रीजिंग होता अगर हम लोगों के जेब में सीधा पैसा डाल देते तो काफी हद तक वो डिमांड पैदा होती। वो डिमांड अब नहीं है, बहुत छोटे हद तक डिमांड है, पर वो बहुत छोटी है, वो मतलब बूंद के बराबर है। पर उसमें थोड़ी बड़ी अगर हम कर लेते तो शायद ये इकोनॉमी को हमें रिवाइवल करने के लिए बहुत जल्दी काम हो जाता। धन्यवाद अनिल जी, बहुत अच्छा आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से सारी शंकाओं का समाधान किया, जवाब दिए। आपसे बात करने में इतना मजा आता है कि जब तक चाहे चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और ज्ञान भी मिलता रहता है। लेकिन आपके पास भी वक्त कम है और मुझे लगता है वीडियो में ये भी है कि लोग शिकायत करते हैं कि बहुत लंबा वीडियो बन गया। तो अब यहाँ पे मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। आपको धन्यवाद बहुत धन्यवाद बहुत। आप। और दर्शकों से आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ जितने ज्यादा से ज्यादा संभव हो शेयर करें। कोई सवाल आते हैं मन में तो नीचे लिखें, फिर किसी दिन अनिल जी को तकलीफ दूंगा और इनसे उन सवालों के जवाब भी ले लूंगा। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।